खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के अंतर्गत हम लोग की भारत की भूगोल की क्लास चल रही थी। उसी क्रम में आज हम लोग की क्लास रहेगी भारत की जलवायु क्लास रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, बिल्कुल हम लोग इस तरीके से क्लास ले रहे हैं। हम लोग ये भारत की नदियां, पर्वतीय मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तटीय मैदान, द्वीप समूह, मरुस्थल क्षेत्र समाप्त हुआ था। कल की क्लास भारत का परिचय का था। आज की क्लास भारत की जलवायु से रहेगी। इस क्रम में हम लोग 18 क्लास को समाप्त करेंगे और भारत के समान भूगोल से मैक्सिमम प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु में देखेंगे सबसे पहले कि वायुमंडल की अल्पकाल की प्रक्रिया को मौसम कहा जाता है, लेकिन वायुमंडल की दीर्घकाल की प्रक्रिया में जो बदलाव 30 वर्ष या इससे अधिक वर्षों में होता है उसे जलवायु कहा जाता है। जैसे वैज्ञानिकों ने घोषणा की, आप देखे भी होंगे कि अब जो है गर्म जो है जलवायु जो है अधिक होगा, जैसे गर्मी अधिक पड़ेगी बताया जा रहा है। तो ये क्या है? ये आपकी जलवायु है। ठीक है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ठीक है, भारतीय भूगोलवेत्ता वर्ष के 12 महीनों को 4 ऋतुओं में बांटते हैं जो निम्नलिखित है। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु या आता हुआ मानसून, और चौथा है शरद ऋतु। ठीक है, लौटता हुआ मानसून से वर्षा होती है। आइए इसमें आगे देखते हैं। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में आपके कि किस क्षेत्र में या किस देश में किस तरह की जलवायु है, उससे एक प्रश्न इस तरह के आते हैं। जैसे देखिएगा, अगर पूछा जाए कि यदि 12 माह में 8 माह गर्मी और 4 माह सर्दी रहे तो उस देश की जलवायु को उष्ण जलवायु कहा जाता है, जैसे भारत की जलवायु। ठीक है, उसी क्रम में देखेंगे सम जलवायु क्या होता है। यदि किसी देश में 6 माह गर्मी 6 माह सर्दी पड़े तो उस देश की जलवायु को सम जलवायु के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यदि किसी देश में 4 माह गर्मी 8 माह सर्दी पड़े तो उस देश की जलवायु को शीत जलवायु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पाएंगे समुद्र तटीय क्षेत्र को समकारी जलवायु कहते हैं, क्योंकि समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसलिए समुद्र किनारे का मौसम लगभग समान होता है। ठीक है, धरातल पर अधिक गर्मी अधिक सर्दी पड़ने का प्रमुख कारण यही है कि धरातल जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी जाती है। आप देखे भी होंगे समुद्र किनारे जो शहर होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा न गर्मी पड़ती है और न वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कारण क्या है? जो है वहाँ समुद्र का जो तल जो है बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है, लेकिन समतल जगह जहाँ देखा जाए, जहाँ धरातल है, वहाँ जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंड होता है, इसलिए वहाँ मौसम का प्रभाव अधिक तेजी से दिखाई देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। याद रहे तापमान के विपरीत हमेशा दाब होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, तब आपको आगे जो है क्लास और ठीक से समझ में आएगी। यानी ताप का उल्टा हमेशा दाब होता है। जैसे आप धरातल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ताप आपका क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, पहाड़ों पर जाएंगे तो ताप कम होता जाएगा, लेकिन जब ताप कम होता जाएगा तो दाब आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज उल्टा है कि अगर जमीन के नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ताप आपका बढ़ेगा। ठीक है, और दाब वहाँ पे कम होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि बर्फीले क्षेत्रों में या बहुत जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ गर्तवास घर में बना के लोग रहते हैं उसको। ठीक है, आइए आगे इसमें देखते हैं। ताप के विपरीत हमेशा दाब होता है। जैसे धरातल से ऊपर जाने पर ताप कम होगा लेकिन दाब अधिक होता है, या धरातल के नीचे जाने पर ताप अधिक होगा और दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसलिए गर्मी के दिनों में ताप अधिक होने के कारण कभी कभी दाब कम होने के कारण नाक से खून आने लगता है, या ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाने पर ताप कम होने के कारण दाब अधिक होता है। ठीक है, आप पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गए होंगे तो वहां लिखा भी जाता है कि बच्चों को, बुजुर्गों को जो है सीढ़ियों से न चले। ठीक है, तो क्या होता है? दाब वहां पे जो है अधिक हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप सबको जलवायु और मौसम को ठीक से समझने के लिए ताप का उल्टा दाब होता है याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्र का तापमान अधिक होने के कारण जल गर्म होता है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। परिणाम स्वरूप बादल बनने के कारण वर्षा उस क्षेत्र में अधिक होती है। यही कारण है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा या सदाबहार वन क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और ये बुक का आपको ये बुक नहीं निकाली गई है, 1.5 वर्ष लगा इसको लिखने में। थ्योरी बुक है बिल्कुल आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, और ये 50 प्रैक्टिस सेट है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, याद रखिएगा। आयोग के सिलेबस के अनुसार जो है 50 चैप्टर बना दिए गए हैं, और जो है
उसमें हर पॉइंट का एक एक चैप्टर, हर चैप्टर में 30-30 प्रश्न, समझ लीजिए मैक्सिमम कवरेज इस बुक में कर दिया गया है। इस बुक को भी आप ले सकते हैं। ये इसमें बिखरे हुए और चुनिंदा तथ्यों का संकलन है इस बुक में। वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित ये बुक है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक इसमें जानकारी है। एक दशक के पढ़ाने के अनुभव के आधार पर इस बुक में संकलन किया गया है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है, इसलिए आप दोनों बुक लेना चाहिए, ताकि इसे थियरी पढ़ेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद जो है इसमें भी 30 MCQ है, लगभग इसमें भी 30 सेट प्रैक्टिस सेट इसमें भी है। और अपडेटेड तथ्य है, 2 से 6 यूनिट है, याद रखिएगा। ये हिंदी मीडियम है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से। बुक यदि हम दिखाना चाहें तो ये आप बुक देख सकते हैं, और ये बिल्कुल 1 लाइनर फॉर्म है। अगर आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा, इससे कवर भी कर लेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट बात की गई है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं चुनिंदा तथ्य, उन्हीं के विषय में इसमें चर्चा की गई है। इसमें से आप एक चैप्टर पढ़िए, इसमें भी प्रैक्टिस सेट दिया है, उसको भी हल करिए, और साथ में जो है ये आप बुक देख रहे होंगे, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे प्रश्न करने मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। इसमें आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों है, आंसर इसके नीचे दिया गया है आपको, ताकि सुविधा ना हो। इसलिए इसका लाभ लेने के लिए दोनों बुक को आपको लेना चाहिए, और लेके जो है कम्बो पैक उसको परचेज करेंगे तो आपको समझ में ठीक से आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे कोर्स में। थोड़ा सा मैं अपने टेस्ट के विषय में बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बनाया गया है। 370 से अधिक टेस्ट पेपर है। आपको अभी समय का पर्याप्त मिल गया है, तो टेस्ट परचेस करके और 2 से 3 बार सभी टेस्ट को आपको देना चाहिए। आप महसूस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो पूर्णता आएगी। और जो गलती आप एग्जाम सेंटर में करेंगे, वो गलती जो है टेस्ट देके ऑनलाइन करेंगे। जहां भी बैठे हो, जब भी खाली हो, मोबाइल पे टेस्ट दीजिए, लैपटॉप पे टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा कि जो गलती आप एग्जाम सेंटर में करेंगे, वो गलतियां यहाँ करेंगे, तो आपकी वो गलतियां जो है आपके एग्जाम में ताकत बन के आपको जीत दिलाएगी, और जीएस पेपर में आपका जो है स्कोर अच्छा होगा। इस टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा आपको? ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसी पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो फिर टेस्ट मिलेगा, फिर आपको फाइनल टेस्ट रहेगा, और फिर जीएस पेपर में आपको पूर्णता रहेगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी अकाउंट के एग्जाम डेट तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। इसमें आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, जो 2014 से लेकर अब तक के साल भर जितने पेपर हुए हैं सब इसमें साल पेपर मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस से डेली रात को 9 से 12 के बीच में टेस्ट होता है, टेस्ट को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ऑर्गेनाइज क्लास सीक्वेंस में सभी क्लास मिलेंगे। इसमें टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन 1299 में अभी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.examsiddhi.com, वहां से जाके आप ले सकते हैं, या जो नंबर आप देख सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें जुड़ जाना चाहिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़िए, सभी लिंक को दे दिया जाता है। आइए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो भारत का 3 ओर से समुद्र से घिरा होना, यह भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भारत का अक्षांशीय स्थिति, यह भी प्रभावित करता है। भारत उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत का होना, यह भी प्रभावित करता है, आप समझ में आ भी रहा होगा। भारत का पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, स्थल जल का वितरण, यह भी प्रभावित करता है। भारत की मानसूनी हवाएं, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवात के कारण भी भारत की जलवायु जो है प्रभावित होती है। आइए महत्वपूर्ण तरह से देखा जाए, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है इसलिए मैं यहाँ एमपी लिख दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की ऋतु के अंतर्गत भारत देश का विपरीत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया देश पड़ता है, ठीक है। आपके एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि क्रिसमस यदि भारत में जाड़े के दिनों में मनाया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का मौसम कैसा होगा? तो वहाँ क्या है, गर्मी होगा, ठीक है। अगर देखा जाए ऋतु में, तो ऋतु जो है विपरीत होता है ऑस्ट्रेलिया का। एग्जाम में एक बार प्रश्न आ चुका है। और टाइम में देखा जाए तो टाइम में उल्टा होता है क्या, अमेरिका का, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 15 मार्च और 16 जून के समय को ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। जनरल चीजें याद भी होगा आपको। नेक्स्ट आएंगे आप 23 सितंबर और दूसरा 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर या विषुवती रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति को विषुव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एल नीनो समुद्री जलधारा से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश पेरू, राजधानी इसकी लीमा है, के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एल नीनो
जब जब आता है तब तब भारत में मानसून कमजोर पड़ता जाता है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में सूखा पड़ जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लीजिएगा। इतिहासकार अल मसूदी ने भारतीय मानसून की जानकारी सबसे पहले दी थी, ठीक है। और आप देखेंगे मानसून के जनक हिप्पालस को कहा जाता है, 45 ईस्वी में लगभग इन्होंने दिया था। उसके पहले जो है मौसम देख के जो है समुद्र की यात्रा की जाती है। जब इन्होंने बताया कि अरब सागर से लाल सागर की हवाओं के माध्यम से हवाओं क्या उसका किस मौसम में क्या कैसा रहेगा, कब सफर करने लायक है, इसकी जब इन्होंने जानकारी दिया तो समुद्र से व्यापार जो है भारत का बढ़ा, यूरोप से बढ़ा, रोम से बढ़ा, इटली से बढ़ा, ठीक है। तो कहा जाए भारत में मानसून के जनक कौन है या मानसून के जनक कौन है विश्व में, तो हिप्पालस को माना जाता है। और सबसे पहले मानसून की जानकारी किसने दिया था? अल मसूदी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक कोप्पन ने दिया था, ठीक है। वैज्ञानिक फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की पवनें क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध की पवनें एंटी क्लॉकवाइज बहती हैं। इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे इसको, जैसे बताया गया था कल आपको कि अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये अगर पृथ्वी है तो इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया था, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध पे हवाएं जो है क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है, और ये दक्षिण गोलार्ध पे हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। और यही क्या होता है, इसी को उन्होंने फेरल का नियम कहा, फेरल का नियम कहा, ठीक है। आप पिछले क्लास में मैं डिटेल आपको बताया था कि भारत में जो जलवायु परिवर्तन होता है, वर्षा होता है, कि आता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून या पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत में वर्षा होता है, प्रमुख कारण इसका ये भी है उसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे भारत के सभी राज्यों में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आता है, ठीक है, जिसे आता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, जो जून के प्रथम सप्ताह में आता है और कहा जाता है कि 7 जून को लगभग वो आता है, ठीक है। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार का कहा जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे अधिक वर्षा पश्चिम तट पर होता है। भारत में सबसे अधिक चक्रवात तूफान उड़ीसा राज्य में आता है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो विक्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली पवन को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिसे लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लू केवल उत्तर भारत में चलता है। पश्चिम बंगाल एवं असम में वैशाख महीने में चलने वाले पवन को काल बैसाखी कहते हैं, जो चावल, जूट, चाय आदि के लिए अनुकूल होता है। अब वैसे भी जानते होंगे पश्चिम बंगाल में क्या होता है, चावल अधिक होता है, जूट अधिक होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन भी अधिक होता है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में सब्जी अधिक होता था, लेकिन अब सबसे अधिक सब्जी उत्तर प्रदेश में होने लगा, और सब्जी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, काल बैसाखी पूछेगा। पश्चिम जो है बंगाल और असम में वैशाख महीने में चलने वाली पवन को काल बैसाखी कहते हैं, जो चावल, जूट, चाय के लिए जो है अनुकूल होता है। और चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, असम में होता है, ठीक है। और कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक कपास गुजरात में होता है। रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है, रेशम सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। और जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, जूट अभी आपने पढ़ा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उड़ीसा में चलने वाली पवन को नार्वेस्टर कहा जाता है। केरल और कर्नाटक में ग्रीष्मकाल के पवनों को आम्र वर्षा के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्षा में आम की प्रजाति अच्छी होती है, ठीक है। बड़े बड़े आम होते हैं, उधर देखे भी होंगे आप। कॉफी के कृषि के लिए लाभकारी पवनों को चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉफी के कृषि के लाभकारी पवनों को क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। प्रशांत व हिंद महासागर के निम्न उच्च दाब के अंतर संबंध को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, उच्च दाब होने पर पवन निम्न दाब की ओर चलती है, जिसे आते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है, जो जून में भारत में मानसून आने का प्रमुख कारण होता है, ठीक है। मानसून के समाप्त होने पर या पीछे हटने पर या लौट जाने को मानसून का वापसी या मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प लेकर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जाड़े में चेन्नई तमिलनाडु के आसपास वर्षा करती है, जिसे लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि इस चित्र को आपको समझाना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये नक्शा है, अगर थोड़ा नक्शा आप सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये ऐसे नक्शा है,
अगर आपके एग्जाम में पूछेगा, ये केरल है, आप जानते भी होंगे। यानी ये क्या है, आता हुआ मानसून। ये इधर जो वर्षा होती है इसे क्या बोलते हैं, आता हुआ मानसून, ठीक है। और ये जो जाड़े में वर्षा होती है, ऐसे जो वर्षा होती है होने लौट के आती है, यहाँ वर्षा होती है, इसे क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। इसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून, याद रखिएगा, लौटता हुआ मानसून, ठीक है। और ये इसे क्या कहते हैं, आता हुआ मानसून। यहाँ जो वर्षा होती है आप देखेंगे, भूमध्य सागर है, काला सागर है, बंगाल झील, इधर से जो वर्षा होती है इसे पश्चिम विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में बहुत गहराई से प्रश्न नहीं आएंगे, आप इतना जानेंगे बहुत है, ठीक है। पश्चिम विक्षोभ के कारण जाड़े में इधर राजस्थान पंजाब में वर्षा होता है, ठीक है। मावट वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये लौटता हुआ मानसून है, ये आता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जाड़े में जो वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जाड़े की वर्षा, चने की फसल अच्छी होती है, इसलिए पश्चिम विक्षोभ को मावट वर्षा के नाम से भी जाड़े की वर्षा को कहा जाता है, ठीक है। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, पवन का नामकरण उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे पश्चिम की ओर से आने के कारण इसे पछुआ पवन, या पूर्व दिशा की ओर से आने के कारण इसे पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है। गांव में जो ग्रामीण लोग जैसे बोलते हैं, एक बार ये प्रश्न आया भी था, बहुत लोगों का गलत हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्वा या पछुआ बोला जाता है, तो जिस दिशा से आता है उस दिशा के आने के आधार पर उनका नाम रखा जाता है, पूर्वा या पछुआ पवन, ठीक है। फिर से रिपीट करते रहे इस चीज को, पवन का नामकरण उसके आने के दिशा, याद रखिएगा, उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे पश्चिम की ओर से आने के कारण इसे पछुआ पवन, या पूर्व दिशा की ओर आने के कारण इसे पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जब हवा गर्म होकर गोलाकार या चक्राकार रूप में ऊपर उठती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के 5 डिग्री से 30 डिग्री चलने वाले पवनों को व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक क्लोन द्वारा, ये नाम याद रखिएगा, मानसून की उत्पत्ति संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। अब कुछ सिद्धांतों के विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला आप देखेंगे एल नीनो सिद्धांत, ठीक है। एल नीनो सिद्धांत क्या है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश के ठंडी जलधारा है, जिसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग आप लोग थोड़ा सा महाद्वीप समझ रहे होंगे कि नहीं, मैक्सिमम लोग समझ ही रहे होंगे, फिर भी मैं बता दूं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अगर ये पृथ्वी है, अगर पूरी पृथ्वी की बात कर दिया जाए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, बड़ा सा चित्र बना दिए। अगर ये पृथ्वी है, आप देख रहे होंगे, तो इस पृथ्वी में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र होता है ये, और ये उससे बोलते हैं क्या, उत्तरी अमेरिका, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और ये जो क्षेत्र होता है इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यही पेरू देश है, आपको मैं दिखा दूं, दक्षिण अमेरिका यहाँ है, ये महाद्वीप की बात हो रही है, पेरू देश यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ जो देश होते हैं इसे क्या बोला जाता है, यूरोप बोला जाता है, ठीक है। और ये जो देश होता है इसे क्या बोला जाता है, अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है। देखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और जो है यहाँ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये जो है एशिया महाद्वीप होता है, क्या होता है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होता है। और जो है यहाँ आप देखेंगे अंटार्कटिका होता है, यहाँ पे क्या सा है, अंटार्कटिका, ठीक है। और बीच में ये जो है, आप ये जो समुद्र है देख रहे होंगे, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर, यह दोनों प्रशांत महासागर, ठीक है। यहाँ पेरू के लिए हम चित्र बनाते हैं, पेरू यहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश की ठंडी जलधारा, जिसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, जो है एल नीनो जलधारा 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ईसा का शिशु भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। एल नीनो एक जलवायु संबंधित घटना है जो पूर्वी प्रशांत महासागर से में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व एल नीनो सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप आएंगे, और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ये ग्रुप में है। एल नीनो के परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखीय वायुमंडल में विकृति के साथ समुद्र वाष्पन में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव वहां के वायुमंडल एवं जल मंडल पर पड़ता है, जिससे प्लवक की कमी के कारण समुद्री मछलियों की संख्या में कमी आती है। जब एल नीनो धारा समाप्त होती है तो इसकी विपरीत ला नीनो समुद्री जलधारा आती है। आपके सालवर्ड में आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में आया था एल नीनो क्या है, यही आया था, गहराई से तो आया ही नहीं था। एल नीनो क्या है, तो समुद्री जलधारा है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है।
इस सिद्धांत के जनक एस्ट हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होने वाली लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। ठीक है, विषुवती पछुआ पवन सिद्धांत क्या होता है देखेंगे। इस सिद्धांत के जनक क्लोन है। कभी कभी सीधे सीधे मुझे लगता है आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है कि इस सिद्धांत के जनक कौन है, तो सिद्धांत के जनक भी आपको याद करना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विषुवती पछुआ पवन को ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से जाना जाता है, जो कि ताप के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, मानसून के उत्पन्न होने का तापी सिद्धांत क्या होता है इसको देखेंगे आप। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान होता है। जैसे यदि ताप में वृद्धि होगी तो उस क्षेत्र के दाब में कमी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मानसून उत्पन्न के साथ साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के असमान वितरण और उनके गर्म एवं ठंडा होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे तापी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसे ही मानसून के उत्पन्न होने का तापी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। वर्ष में गर्मी के महीने में सितंबर अक्टूबर अधिक तापमान व नमी के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, जिसे क्वार की उमस या कार्तिक मास की उमस भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट आप समझ रहे होंगे। पश्चिमी घाट जैसे जो पश्चिम साइड में जो है वो पश्चिमी घाट होता है, जो पूर्वी साइड में है वो पूर्वी घाट होता है। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं और पश्चिमी घाट को मलाबार तट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट क्या होगा, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात का तट, ये पश्चिमी तट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये यहाँ देखते हैं, जिस पश्चिमी तट के मलबार तट भी है, कोंकण तट भी है, और कोरोमंडल तट में कोरोमंडल तट भी है, सरकार तट भी है या उत्कल तट भी है। इसकी डिटेल हमने व्याख्या इसके पिछले वाले क्लास में हमने कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे चौथा नोट में, अधिक ऊंचाई पर तथा विरल वायु के कारण पहाड़ी क्षेत्र ठंड अधिक होता है। यही कारण है कि आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे, लेह लद्दाख में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। ठीक है, जो लोग जाते भी हैं घूमने के लिए लद्दाख में वो महसूस करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है, और जिनको दिक्कत हो उनको छोटा सिलेंडर ऑक्सीजन का लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तरी पूर्व मानसून की अपेक्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में लगभग 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और इसी के साथ जो है ये क्लास समाप्त करते हैं। ये दोनों बुक आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से कम्बो पैक जरूर परचेज कर लेना चाहिए, और याद रखिएगा बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, आपको कंटेंट मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो लोग अभी तक टेस्ट पोर्टल ना खरीदे हों, टेस्ट पोर्टल खरीदिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही पूर्णता आएगी। और इस ग्रुप में आइए, जुड़िए इसको, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।